हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारा यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 यानी कि कृषि कृषि का जो वीवीआई क्वेश्चन है उसका हम लोग आज आंसर देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी 2 दिन से हमारे चैनल पे कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं हो रही थी। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि हमारा कुछ एग्ज़ाम चल रहा था, जिसके कारण मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है। आज के बाद पर डे यानी कि कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो में देता रहूँगा, इस चैनल पे आते रहेगा। उसके लिए आपको लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। और चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी एक रबी फसल है। तो चलिए देखते हैं कौन सी एक रबी फसल है। तो जो रबी फसल है ना, वो है गेहूँ, धान, तरबूज, गेहूँ, मक्का। तो हमारा क्या हो जाएगा, गेहूँ जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, रबी फसल है। ठीक है। फिर हमारा दूसरा नंबर में है, इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो रेशेदार फसल किसको कहते हैं, रबड़ को, जूट को, टमाटर को, कॉफ़ी को। तो जूट को किसको बोलते हैं हम लोग, जूट को जो है सो रेशेदार फसल बोला जाता है। ठीक है। फिर हमारा तीसरा नंबर में है, निम्न में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। ठीक है, निर्यातक है, सॉरी निर्यातक है। ठीक है। सबसे पहले ना आप लोग क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस पेय फसल, यानी कि पेय पेय मतलब क्या हम लोग समझते हैं। पेय का मतलब होता है पीने वाला जो फसल होता है ना, वो जो होता है फसल, यानी कि चाय। चाय क्या होता है हम लोग का, पेय फसल है, यानी कि हम लोग पीते हैं। पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। मतलब कि जो भारत जो पेय फसल में सबसे आगे जो निर्यात करता है वो कौन सा फसल है, तो वो है चाय। जो चाय है सो भारत जो है सबसे आगे, यानी कि पूरी दुनिया को देता है कौन सी, चाय सबसे पहले। ठीक है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। चावल है ना, रबर, गेहूं। तो इसका जो या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमारा चावल भी रोपण फसल नहीं है, रबर भी नहीं है और गेहूं भी नहीं है। ठीक है। फिर हमारा पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है कि विश्व में कौन सा देश तिलहन उत्पादन में अग्रणी है। चाइना, या फिर भारत, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर पाकिस्तान। तो हमारा प्यारा सा देश यानी कि भारत जो है सबसे आगे है तिलहन उत्पादक में। ठीक है। फिर हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उदाहरण है। तो जो इनमें से सारा जो है वो जूट, गेहूँ, चाय, तिलहन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा चाय। जो चाय है जो सो रोपण कृषि का उदाहरण है। ठीक है। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। तो रेशेदार फसल कौन सा नहीं है, चलिए देखते हैं, कपास, रबर, जूट, या फिर सन। तो जो रबर है ना, वो क्या है, रेशेदार फसल का एक उदाहरण नहीं है हमारा। ठीक है। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन की ओर है, चलते हैं। आठवां क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो गेहूं को, चावल को, मूंगफली को, या फिर जूट को। तो क्या किसको बोले जाते हैं हम लोग, जूट को जो है सो सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। ठीक। फिर हमारा नौवां क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। तो जो हम लोग रेशम उत्पादन का जो हम लोग उसको पालते हैं, उसको जो पाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कीड़ों को पालना क्या कहलाता है। तो ये सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर, यानी कि एक नंबर का हो जाएगा सही आंसर। ठीक। फिर हमारा 10वां नंबर का जो है वो बोल रहा है, कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। जी बिल्कुल, ये भारत, हमारा प्यारा सा देश जो है सो भारत जो है सो पूरी दुनिया में जो है सो फल और सब्जी का जो देता है सबको। ठीक है। हमारा देश महान है। ठीक है, क्योंकि भारत बहुत सा ऐसे फसल को पूरी दुनिया को पहुंचाता है, खासकर पाकिस्तान को, है ना। पाकिस्तान को बहुत सारा हेल्प करता है भारत। ठीक है। और पाकिस्तान वाले पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा पूछ रहा है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न वाले प्रश्न, माने कि 1 अंक वाले प्रश्न की ओर हम लोग आ गए हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 4 रबी तथा 4 खरीफ फसलों के नाम लिखिए। चलिए भैया हम लोग को जानते हैं सबको क्या होगा इसका। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, रबी फसल जो है वो हो जाएगा क्या, गेहूँ, है ना, चना, जौ, मटर, सरसों आदि, ये सब जो सारी फसलें हैं वो रबी फसल है। ठीक है। फिर हमारा खरीफ, खरीफ नहीं होगा, खरीफ होगा। ठीक है। खरीफ हो जाएगा चावल, मक्का, जवार, बाजरा, अरहर, मूंग आदि। ये सब ना पूरा आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि आपको लोग को पूछ सकता है रबी फसल का उदाहरण दीजिए और खरीफ फसल का उदाहरण दीजिए। तो आप लोग अगर इसको याद नहीं कीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में बहुत सारा दिक्कत हो सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि सबको सारा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रबी फसल और खरीफ फसल। ठीक। फिर हमारा दूसरा है, रोपण कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। जो रोपण कृषि होता है उसका 2 विशेषताएं आप लोग को लिखना है। ठीक है। तो पहला हमारा क्या है, रोपण कृषि
व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी बड़े क्षेत्रों में की जाती है। अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें ना अधिक पूंजी लगता है और मेहनत भी लगता है, श्रम की आवश्यकता होती है, ठीक है, रोपण कृषि में। ठीक, हमारा तीसरा क्वेश्चन है दलहन तथा तिलहन फसलों के 4 उदाहरण लिखिए। ठीक है, लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा दलहन जो होता है उसका एग्जाम्पल होता है वो होता है अरहर, मूंग, उड़द, मटर, चना, मसूर, है ना, आदि। ये सब क्या है, दलहन फसल का एग्जाम्पल है। और ये तिलहन में क्या हो जाएगा, मूंगफली, सरसों, अलसी, तिल, सोयाबीन आदि। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा तिलहन का। ये सब एग्जाम्पल आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हमारे अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा नंबर मेरा जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों को पालना कृषि का कौन सा प्रकार है। तो ये है सेरीकल्चर। अभी हम लोग पढ़े थे पीछे में सेरीकल्चर। पांचवा हमारा है कि कृत्रिम दहन कृषि, स्थानांतरीय कृषि विभिन्न देशों में किन किन नामों से जाना जाता है। तो मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा नाम से जानते हैं। मेक्सिको तथा मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा नाम से जाना जाता है इसको। और वेनेजुएला, यानी कि वेनेजुएला एक कंट्री है, इसको कोनिको जानते हैं। ब्राज़ील में रोका और इंडोनेशिया में लद्दाख, वियतनाम में रे और मध्य अफ्रीका में मसोली के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, फिर हमारा छठा नंबर है जीविका निर्वाह कृषि के 2 विशेषताएं लिखिए। तो इसका हम लोग 2 विशेषताएं जानते हैं। भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत रूप से कृषि करना, है ना, और प्राय मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा फसल उगाने की पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर होती है। क्या चीज़, जीवन निर्वाह कृषि। ठीक है, फिर हम लोग 7वां क्वेश्चन को चलते हैं। 7वां क्वेश्चन आप लोग का है कि गहन कृषि की 2 गुण लिखिए, है ना, गहन कृषि की 2 गुण लिखिए। तो गहन कृषि का 2 गुण हम लोग जानते हैं। अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक तथा सिंचाई का प्रयोग, भूखंडों का आकार छोटा होना पर कई कई फसलें उगाना। ठीक है, तो ये गहन कृषि का हमारा 2 सा एग्जाम्पल था, है ना। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन को चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है सो दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए जो है सो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। तो ये हो जाएगा क्या, ऑपरेशन फ्लड जो है दूध उत्पादन की वृद्धि के लिए, ठीक है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कृषि यानी कि जैविक कृषि क्या है। तो ये क्या होता है, प्राकृतिक तरीकों से कृषि, है ना, उर्वरकों कीटनाशकों का प्रयोग ना करके कृषि करना कार्बनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि या जैविक कृषि कहते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कि आप कोई भी फसल कर रहे हो, उस फसल में ना ही आप कुछ रासायनिक चीज़ें डालोगे, ना ही उसमें खाद डालोगे, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं होगी, और उसको हम लोग को उत्पादन करना है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक कृषि बोला जाता है उसको। ठीक, और सुनहरा रेशा किसे कहते हैं। 10वां क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, किस फसल को कहा जाता है। तो जूट या पटसन को जो है हम लोग सुनहरा नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर हमारा लघु दीर्घ उत्तर प्रश्न आ गया, यानी कि इसका 3 या फिर 5 आप लोग को अंक मिलने वाले हैं इसमें। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। इसमें बोल रहा है कि जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर लिखिए। जीविका कृषि और वाणिज्यिक कृषि में अंतर लिखना है आप लोग को। तो जीविका निर्वाह कृषि में हम लोग का एग्जाम्पल पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग वाणिज्यिक कृषि में अंतर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीविका निर्वाह कृषि वो होता है पहला नंबर में कि यह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर पुराने कृषि औजारों द्वारा की जाती है। छोटा टुकड़े में पुराने औजारों से किया जाता है। किसान अपने परिवार तथा स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन करता है। सघन बसे इलाके में की जाती है। 2 या 3 फसलें उगाई जाती है। अनाज, गेहूं, चावल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, जीवन निर्वाह कृषि का। इसके बाद हम लोग चलते हैं वाणिज्यिक कृषि की ओर। वाणिज्यिक कृषि में बोल रहा है कि पहला, खेतों का आकार बड़ा होता है, उत्पादन निर्यात के लिए होता है, एक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है, एक फसलें उगाई जाती है इसमें। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा गेहूं, कपास, गन्ना, वाणिज्यिक कृषि का। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्यों चलते हैं। दूसरा नंबर बोल रहा है कि सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों का वर्णन कीजिए। यानी कि बोल रहा है कि जो सरकार की तरफ से जो भी अभियान चलाया जा रहा है किसानों की हित के लिए, किसानों की मदद के लिए, उसको आप लोग को लिखना है। तो पहला नंबर हुआ स्वतंत्रता के पश्चात सामूहिकरण, जोतों की चकबंदी, सहकारिता व जमींदारों को समाप्त करना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार, कम दर पर ऋण सुविधाएं, ये सब सारे जो है सो किसानों को मिला है। क्या चीज़, सरकार द्वारा किसानों को मिला है सब। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो बड़ा, चाय की फसल के किन्हीं 4 भौगोलिक दशाएं दशाएं बताइए। यानी कि बोल रहा है कि जब चाय का जो हम लोग फसल करते हैं या फिर जो चाय का फसल किया जाता है उनके लिए क्या क्या जरूरी है। तो उष्ण तथा उपोष्ण जलवायु है,
ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी होना चाहिए। सुगम जल निकाल वाले ढालवा क्षेत्रों में की जाती है। ऐसा नहीं कि ये पूरे मैदानी क्षेत्रों में किया जाता है, ये ढालवा क्षेत्रों में किया जाता है ना, पहाड़ी इलाके में। ठीक है। पूरे वर्ष गर्म तथा नम पाला रहित जलवायु होता है। वर्ष भर समान रूप से वर्षा की बौछारें होनी चाहिए इसमें। ऐसा नहीं है कि कभी गर्मी आ गया तो नहीं होगा ये चाय का फसल आपका। ठीक है। इसमें जो है सो सालों भर आपको बारिश का जो है सो बौछारें थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तभी आपका चाय का फसल होगा। उच्च आर्द्रता होगा तभी आपका चाय का फसल होगा। देखिए, चाय के फसल के लिए भौगोलिक दशाएं पूछेगा, चावल के लिए भौगोलिक दशाएं पूछेगा, है ना। तो ये सब सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। फिर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर बोला है कि रबड़ एवं मक्का के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन किए। देखिए, अबर क्या पूछ दिया, रबड़ और मक्का का एग्जाम्पल, ये सब भी कंप्लीट कर लीजिए, सब पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है। भूमध्य रेखा उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र होना चाहिए। नम और आर्द्र आर्द्र जलवायु होना चाहिए। 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए, तभी जो है सो रबड़ और मक्का का खेती आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। ठीक है। और मक्का का लिए, सॉरी, ये जो था आपका, जो फर्स्ट में जो था वो था रबड़ के लिए, और जो दूसरा मक्का के लिए भी जानते हैं हम लोग। मक्का के लिए क्या क्या जरूरी है, तो मक्का के लिए आपका 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, न्यू जलोढ़ मिट्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए, पर खरीफ फसल है। ठीक है। पर खरीफ की फसल है, कौन सा, ये मक्का। ओके। फिर हमारा पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि गन्ने की खेती के लिए किसी भौगोलिक दशा होनी चाहिए। देखिए, आप लोग को पहला क्या पूछा, चाय, फिर आप लोग को चावल, है ना, मक्का, है ना, गेहूं, गन्ने, ये सब के सारे चीज़ों को भौगोलिक जो है सो दशाएं आप लोग को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये सब एग्जाम में आप लोग को आएगा ही आएगा, एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा आप लोग को। ठीक है। तो गन्ने की खेती के लिए वो जो भौगोलिक दशाएं वो होता है, उष्ण व अर्ध जलवायु होना चाहिए। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारा जो ये उत्पादन जो होता है, वो दो प्रमुख गन्ना उत्पादक जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, दो नहीं यहाँ पर 6 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। आप लोग को दिक्कत ना हो इसलिए मैं 6 का 6 लिख दिया। आप लोग को वहाँ पर एग्जाम में जितने पूछेगा उतना ही आप लोग को लिखना है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का बहुत ही बचत होता है। ठीक है। दो पूछा तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कुछ भी लिख दीजिए आप लोग को, है ना। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा में क्वेश्चन में बोल रहा है कि चावल तथा कपास के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखिए। देखिए, पूछ दिया ना, आप लोगों को मैं बता रहा था कि चावल की तथा कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक दशाएं बताना है। तो चावल के लिए समझते हैं हम लोग, 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। वर्षा 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। जलोढ़ व दुम्मट मृदा भूमि होना चाहिए। और ये जो फसल किया जाता है वो पूर्वी भारत, तटीय क्षेत्र व डेल्टा के क्षेत्र के कपास के लिए किया जाता है। ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ों आप लोगों को कंप्लीट कर लेना, खासकर चावल का। तो चावल का आप लोगों को पूछता ही पूछता है। ठीक है। इसके बाद हमारा कपास के लिए जानते हैं। कपास का जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, स्वच्छ आकाश, पाला रहित 210। ठीक है। ये 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इसका वर्षा होना चाहिए। काली मिट्टी होना चाहिए। उत्पादक राष्ट्र जो है सो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश इत्यादि जो है सो कपास के लिए खेती के लिए उपयुक्त है। ओके। फिर हमारा सातवां क्वेश्चन को चलते हैं। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है भारत में उगाए जाने वाले 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए। इनमें से कौन सा रेशा सीधे फसल उगाने से प्राप्त नहीं होता है, इसके उत्पादन की विधि का नाम बताइए। देखिए, भारत में कौन कौन सा स्टेट में, कौन कौन सा राज्य में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, ये सब आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है। तभी आप लोग को अच्छा नंबर आ पाएगा। ठीक। तो चलिए जानते हैं। कपास, जूट, सन एवं प्राकृतिक रेशे। ठीक है। इसके बाद जो बोला, कपास जूटसन मृदा में बोई जाती है। रेशम का उत्पादन रेशम के कीड़े कोकून से, रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन कहलाता है। ठीक है। ये जो हमारा पहला पूछा है ना कि भारत में उगाए गए 4 रेशेदार फसलों के नाम लिखिए, तो 4 कौन कौन सी है, कपास, जूट, सन, प्राकृतिक रेशम। ठीक है। फिर हमारा आठवां क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं की खेती के किन्हीं 4 देखिए, आप लोगों को फिर गेहूं के बारे में बताना है कि गेहूं का जो फसल होता है वो कैसे होता है। ठीक। तो जो गेहूं का जो खेती होता है वो होता है, गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल है। ठीक है। भारत का जो दूसरे नंबर का जो महत्वपूर्ण फसल है वो होता है गेहूं। ठीक है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में खदान फसल है।
50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धूप नहीं होगा तो नहीं होगा, धूप होना ही चाहिए। आप लोग को तो पता होगा क्योंकि आप लोग गांव से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को पता होगा कि गेहूं के लिए कितनी धूप जरूरी है। उत्पादक राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान में ये जो है सो अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। देखिए अब झारखंड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि झारखंड में गेहूं नहीं उत्पादन होता, वहाँ भी होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुख्य तौर पर जो गेहूं का जो बड़े बड़े पैमाने पे किया जाता है, बड़े तौर पे किया जाता है, तो ये कौन सा स्टेट है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। ठीक है, ये सब स्टेटों में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कृषि का क्या महत्व है? भारत का जो अर्थव्यवस्था है कृषि का क्या महत्व है? बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि जब कृषि नहीं रहेगा तो भारत में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे प्यासे सोएंगे, है ना। और भारत बहुत सा ऐसा फसल है जो दूसरे देशों में क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, निर्यात करता है, तो वो सब देशों का क्या होगा? अर्थव्यवस्था बिगड़ेगा नहीं बिगड़ेगा? तो चलिए इसके बारे में लिख बताना है। 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है, मतलब कि जो 2/3 भारत का है वो क्या है? कृषि में ही है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ठीक है, प्राथमिक क्रिया है। विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। देखिए प्राथमिक क्रिया का मतलब अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं इसके लिए आप लोग को शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रिया, ठीक है, ये सब आप लोग को अच्छी तरह से आना चाहिए, तो उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना। चौथा नंबर बोल रहा है भारत की प्राचीन आर्थिक क्रियाएं, है ना, पिछली कुछ शताब्दियों में कुछ कृषि कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन, ये सब सारी जो चीज़ें थी वो भारत अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है। देखिए ये सब चीज़ें ना आप लोग को एग्जाम में समझ के लिखना है, ऐसा नहीं कि ये उतार दे। अगर यही उतार दोगे ना तो आप लोगों को एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये लड़का जो है सो पक्का है ना रट के आया है, ठीक है। इसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार के बारे में लिखिए। हम लोग पीछे पढ़े थे, ठीक है, फिर भी चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसका आंसर जो है सो दूसरा जैसा मैंने इसको लिखा है, फसलों की बीमा सुविधा दिया गया है सर किसानों को, सहकारी बैंकों का विकास कर किसानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराया है, ठीक है, और फसलों के समर्थन मूल्य का उचित निर्धारण का प्रोत्साहित किया गया है, मौसम संबंधी सूचनाओं को समय समय पर प्रसारित कर किया गया है, और कृषि संबंधी नवीन तकनीक, औजारों, उर्वरकों आदि से संबंधित कार्यक्रम रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रसारित प्रसारित किया गया है, ठीक है। किसानों को अधिक जो है सो महत्व दिया गया है भारत सरकार की ओर से, ठीक है। फिर भारत में घटते खाद्य उत्पादन के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का वर्णन करो, ठीक है। इसका बोल रहा है कि भारत में जो घटते जो खाद्य उत्पादन का जो कमी हो रहा है उसका उत्पादित प्रमुख कारणों का आपको वर्णन कर रहा है। तो बोल रहा है कि गैर कृषि उपयोग के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए क्षेत्र में कमी, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उत्पादक अधिक उपयोग के कारण उपजाऊ क्षेत्र में कमी है, ठीक है। असक्षम तथा अनुसूचित जल प्रबंधन ने जल क्रांता और लवणता की समस्या को उत्पन्न कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग 11वां क्वेश्चन में ऑप्शन 4 और 5 और है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। अत्यधिक भू जल दोहन के कारण भूम स्थल गिर गया है, जिसके कारण लागत में वृद्धि हुई है, ठीक है। अब अपर्याप्त भंडारण क्षमता तथा बाजार का अभाव, ठीक है। फिर हमारा 12वां क्वेश्चन को चलते हैं, जीवन निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है? इसको वीवीआई कर लीजिए आप लोग, ठीक है, और इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। जीवन निर्वाह कृषि तथा वाणिज्यिक कृषि, मैं आप लोगों को फिर से बता दे रहा हूँ, है ना, जीवन निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि में क्या अंतर है, इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं जीवन निर्वाह कृषि में क्या है। तो जो जीवन निर्वाह कृषि होता है वो छोटे से आकार में खेतों में कर सकते हो, और जो वाणिज्यिक कृषि होता है वो खेतों का आकार क्या होता है? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। फिर ये परंपरागत तकनीक तथा उपकरण कौन सी? जीवन निर्वाह कृषि। और वाणिज्यिक कृषि क्या होता है? नवीनतम तकनीक और औजार के जो होता है। स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन, ये निर्यात के लिए उत्पादन। 2 या 3 फसलें उत्पादन कर सकते हैं, ये एक ही फसल उत्पादन कर सकते हैं। खाद्य फसलों का पैदावार बल, गन्ना, कपास, गेहूं इत्यादि। तो ये सब 5 कारण थे, उसका अलग अलग अंतर बताना है आपको, ठीक है। तो ये मैंने सारा चीज़ मैंने आप लोगों को करवा दिया हूँ कृषि, है ना। कृषि जो चैप्टर से आप लोग को जो महत्वपूर्ण जो वीवीआई क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा जेक बोर्ड एग्जाम 2023 में, तो आप लोग को मैंने इसको भी कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। और अब से मैं पर डे कंटिन्यू वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तब तक अपने दोस्तों को भी फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे से ही बने रहिएगा, है ना। मैं हर दिन कुछ ना कुछ नए तरीके से आप लोगों को बताता रहता हूँ, हर दिन आप लोग को वीडियो अब आता ही रहेगा, उसके लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो इसके बाद जो अगला चैप्टर है 5वां चैप्टर, उसका भी मैं अपलोड कर दूंगा और इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को दिक्कत कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, खासकर भूगोल में तो आप लोग को टेंशन लेना ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला
वीडियो में अगले अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, पढ़ते रहिए, है ना, और अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।